तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। मुसलमान बच्ची को ये हुआ करता है या उसको इस्लाम से मुर्तद बनाकर अपने घर में रखता है, ये मुल्क की बर्बादी है। ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, एक मुस्कुराकर और एक गुस्से के आलम में कहता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, और जब बात देश की तो सवाल के चुनावी माहौल में मुस्लिम लीडर्स क्या कुछ भी बोलेंगे। भड़काऊ पैंतरा नया, मुस्लिम वोटों के लिए क्या लड़कियां नया मोहरा, भारत में मुस्लिम टारगेट हकीकत या फिर हिंदू फोबिया, और सवाल यह भी कि देश की चुनावी लड़ाई क्या दाढ़ी टोपी और शेरवानी पर आ गई है। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। अगले साल के आम चुनावों के लिए यह सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। इस बीच मुस्लिम वोटों के लिए रेस और ज्यादा तेज हो गई है। तेलंगाना में ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। दाढ़ी शेरवानी की बात कर बीजेपी कांग्रेस पर नफरती एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर देवबंद में मौलाना मदनी ने जहरीला बयान दिया। मदनी ने कहा है कि देश में मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू धर्म में एक जाति से दूसरी जाति में शादी नहीं हो सकती, तो देश में मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन हो रहा है। इतना ही नहीं, मदनी ने तो यहां अपील कर दी कि मुसलमान अपनी बेटियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज बनवाएं। सुनिए। इसी तरह अगर कोई है मुसलमान बच्ची को ये हुआ करता है या उसको इस्लाम से मुर्तद बनाकर अपने घर में रखता है, इसका प्रोग्राम बना ये मुल्क की बर्बादी है। हर मुसलमान को इसे समझना चाहिए। हल क्या हुआ? अगर कौम के अंदर हमीयत है, इस दुख को वो दुख समझती है, इस दर्द को दर्द समझती है, तो हर आबादी के अंदर मुसलमानों को जमीन लेकर के चाहे छप्पर का स्कूल बनाना पड़े, आप स्कूल बनाएंगे लड़कियों के लिए। आपने सुना, मदनी साहब कह रहे हैं मुसलमानों से इस देश के कि अगर छप्पर में भी लड़कियों को पढ़ाना पड़े, अगर अलग स्कूल बनाना पड़े तो बनाओ, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा। आपने सुना, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि मदनी साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन सहित फिलिस्तीन की भी चर्चा की है। लेकिन आज की डिबेट में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या षड्यंत्र के तहत मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जाता है। मदनी साहब ने जो बातें कही हैं, भारत की बेटी तो बेटी है, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम के घर की बेटी हो या फिर हिंदू के घर की बेटी हो, किसी और के घर की भी बेटी हो, उसमें लड़कियों को टारगेट, वो भी षड्यंत्र करके। ये बात मदनी साहब की हजम नहीं हो रही है। लेकिन मेरे हजम करने या नहीं करने से कुछ नहीं होता। मौलाना मदनी साहब ने तो कहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सबूत है। तो मैं कहता हूं, अगर सबूत है मदनी साहब, तो बिना देरी के पुलिस को दे दीजिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन लगता ऐसा है कि देश में एक अलग तरीके का कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है। एक तरफ से ओवैसी साहब बोलते हैं तो दूसरी तरफ से मौलाना मदनी साहब। मदनी साहब की बात तो आपने सुन ली, अब ओवैसी को भी सुनिए। अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स। ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, एक मुस्कुराकर एक गुस्से के आलम में कहता है। मगर तेलंगाना का कांग्रेस का सदर, एक दिन देखना आप, इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इनके पास इख्तिदार नहीं आएगा इंशाअल्लाह,
आप याद रखना कि ये दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पर जाएगा। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मैंने आपको ओवैसी और मौलाना मदनी के बयान का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ सुनाया है। खास तौर पर मौलाना मदनी ने कई बातें ऐसी बोली हैं जो समझ से बिल्कुल परे हैं, अलग है। मसलन फिलिस्तीन इजराइल युद्ध से देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई है। क्यों, ऐसा क्यों मदनी साहब आपको लगता है? आपने इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुस्लिम लड़कियों के लिए देश में अलग से स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। मदनी साहब कह क्या रहे हैं? क्या ये भड़काना नहीं है? क्या एक वर्ग को आप भड़काना नहीं चाहते हैं? मदनी साहब, ओवैसी साहब, आप सभी उस ओहदे पर बैठे हैं जहां से आप जोड़ने का काम कर सकते हैं, ना कि भड़काने का। लेकिन आपने कौन सा रास्ता चुना? चाहे वो फिलिस्तीन के नाम पर हो, चाहे वो हिंदू फोबिया को आगे करके हो, सवाल कई और है। लेकिन फिलहाल वो बड़े सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला और बड़ा ये कि भड़काऊ पैंतरा नया, क्या मुस्लिम लड़कियां अब नया मोहरा बनाई गई हैं? सवाल यह भी कि भारत में मुस्लिम टारगेट है, यह हकीकत या फिर हिंदू फोबिया? सवाल यह भी कि बीच चुनाव में मदनी के बयान पर हंगामा, इसका मतलब क्या है? सवाल यह भी है कि वोट के लिए कुछ भी बोलेंगे ओवैसी मदनी, क्या यही करेंगे? और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह कि मुस्लिम वोटों की लड़ाई दाढ़ी और कपड़ों पर आई, जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शुभ रास्ता है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर नाजिया इलाही खान, हाजिक खान जी हैं, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभ रास्ता आपसे एक बात समझना चाहता हूं। जो बातें मदनी ने कही है, मौलाना अरशद मदनी ने, कि लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें किक मिलती है क्या हिंदू धर्म पर बोलकर कि हिंदू धर्म में एक जाति से दूसरे जाति में शादी नहीं होती। न जाने कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हुई होंगी और होती नहीं है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। नमस्कार राकेश जी। हालांकि दीपावली बीत गई है, लेकिन सबको दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मदनी साहब का जो बयान है उस पे वो उस बयान को तूल भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ऐसे बयानों को, जो अंग्रेजी में कहावत होती है निप इट इन द बड, वो वाली स्थिति है, करना ही चाहिए। इसके पीछे संदर्भ ये दिया जाएगा कि लव जिहाद नाम की एक चीज है जिसको लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जाता है, उसके खिलाफ एक तरीके से मदनी साहब बोल रहे हैं। आपके पैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बात करेंगे, इसलिए मैं पहले ही प्रीएम्प्टिवली उसका जवाब दे देती हूँ। लव जिहाद के जहां तक मामले हैं राकेश जी, ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। केरला असेंबली के फ्लोर पर उन केसेस की बात की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मैं मदनी जी को चैलेंज करती हूँ कि वो जिन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं उन केसेस को लेकर के एक वाइट पेपर मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे बीच में आ जाना चाहिए, जिसमें वो बताएं कि अमुक प्रदेश में, अमुक जिले में, अमुक गांव में ये किस्सा हुआ, और एक नहीं 1000 किस्से हुए, तब भी तो एक अच्छा खासा सैंपल होगा ना जिसपे बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते राकेश जी, तो सीधा सीधा ये माहौल को विषाक्त करने का एक प्रयास है, जिसकी चर्चा मदनी जी ने खुद की है। तो ऐसे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को संज्ञान लेते हुए मदनी टाइप के मौलानाओं को सीधे बंद कर देना चाहिए हवालात में, और उनको सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए कि देश का माहौल इस तरीके से खराब न करें। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया, मुसलमान बेटियों के लिए एक अलग कॉलेज और स्कूल बनाने की व्यवस्था करने की बात की। मदरसे हैं, ऐसा नहीं है कि मदरसे नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मदरसे में बहुतायात में जाकर के हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि शरिया कानून के तहत इस देश में सारी चीजें रन करनी चाहिए, तो पहले मदनी साहब कहें कि हम संविधान में संशोधन चाहते हैं। हमारे देश का संविधान एक सेक्युलर देश की हिमायत करता है, और हम कुछ लोग पसंद करें, कुछ ना पसंद करें, लेकिन हम सेक्युलर हैं। अगर मदनी को इस बीच चीज से दिक्कत है, तो वो सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वो एक रेफरेंडम करवा लें। जो मुसलमान चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह एक नए तरीके से व्यवस्था जिनको चाहिए वो चले जाएं, या पाकिस्तान है वहां जा सकते हैं वो। उसके अलावा भी उनको पसंद नहीं आता तो नहीं, कई सारी बातें तो बहुत सारी लोगों को शुभ रास्ता कानून की पसंद नहीं आती हैं, संविधान की पसंद नहीं आती हैं। क्या करें हम ऐसे लोगों का? तो फिर तो ऐसे लोगों को मैं क्या
राकेश जी, ऐसे लोग तो फिर उसी संघ परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं जिसकी आलोचना ये करते हैं। इन्हीं का कहना है ना कि संघ चाहता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, इनकी भाषा है। तो मैं कहती हूँ कि फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो फिर आप लोग दोनों हिमायत कीजिए ना। ठीक है कि हाजिर खान जी, इस देश में एक अलग मुल्क जैसी व्यवस्था चाहिए क्या? पाकिस्तान जैसी एक अलग से व्यवस्था चाहिए क्या हाजिर खान जी? मुझे नहीं लगता अलग से व्यवस्था नहीं चाहिए। इनको इतना ही बोल दिया जाए ना अगर असर्ट करके राकेश जी, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, ये जो हर रोज आकर के माहौल खराब करते हैं, अपने आप माहौल खराब करना बंद कर देंगे। ठीक है, इनको बहुत सख्ती से इस देश के कानून के बारे में, इस देश की व्यवस्था के बारे में बताना होगा। सुनिए मैडम, जरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ ये संविधान से चलेगा, चाहे अरशद मदनी साहब हों या मैडम हों या हिंदुस्तान में और जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करें या खालिजिस्तान की बात करें, वो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ है। हम इस देश के नवासी हैं और ये जमीयतुल उलमा हिंद वो है जिसने 6.5 लाख लोगों की कुर्बानी दी है देश की आज़ादी। इन मैडम ने कितनी दी और इनके मिलने वालों ने कितनी दी? ये कौन सी बात हो गई? मुझे नहीं मालूम। ये कौन सी बात होगी कि मैडम ने कितनी दी, इनके जानने वालों ने कितनी दी? मैं ये कह रहा हूँ अरे सबने कुर्बानी दी हाजी खान जी। अरे भाई, अकेले हिंदू, अकेले मुस्लिम, अकेले सिख, अकेले ईसाई ने नहीं दी है। तो मत ऐसी बातें करिए। लेकिन जो सवाल था उस सवाल पर टिके रहिए। क्यों चाहिए एक अलग तरीके की व्यवस्था? हमें क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? भड़काने वाला जो भी है, हम ये कहते हैं भड़काने के वाले कोई भी हो वो देश के हित में नहीं। साहब ने भड़काया कि नहीं भड़काया? मदनी साहब ने अपनी राय रखी है, राय रखना ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हैं? कहना कि हिंदू राष्ट्र बनाना ये भड़काया कि नहीं? राकेश जी ये जुर्म है, ये संविधान के खिलाफ है। हाजी खान शुभरास्ता ने अपनी इतनी बातों में हिंदू राष्ट्र की बात कही? मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कहे, मैंने कहा किसी ने कही, मदनी साहब से पूछा तो आपने हिंदू राष्ट्र का सूर क्यों छेड़ा? वो गलत। मैं पूछ रहा हूँ एक लाइन में सवाल कि मदनी ने भड़काया या नहीं आपकी नजर में? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़कियों को वो एजुकेशन के लिए कह रहे हैं कि हम सेपरेट लड़कियों को करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। मदरसे हैं, देश की लड़कियां चाहे कई सारे रजिस्टर्ड मदरसे हैं, सरकार अनुदान दे। मॉडर्न एजुकेशन राकेश जी, मॉडर्न एजुकेशन और मदरसों में फर्क है। हिंदुस्तान में 4% लोग मॉडर्न एजुकेशन के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं। अरे भैया उसमें नहीं जा रहे जो उसके लिए खोलो इलाकों में, ये कह रहे हैं उन्होंने। ये थोड़ी कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग अभी यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की कोई बात आई, आपने क्यों ये सुर छेड़ा? मेरा आपसे सवाल है कि मदनी ने भड़काया या नहीं भड़काया? आपकी नजर में उनके बयान भड़काऊ हैं कि नहीं है? मदनी साहब ने एक राय रखी। भड़काना ये होता है कि किसी समुदाय को उसके खिलाफ किसी दूसरे समुदाय, उन्होंने कहा कि लड़कियों में कोई भड़काने वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैंने सवाल पूछकर गलती कर दी, शुभरास्ता ने कुछ कहकर गलती कर दी। इससे सवाल है राकेश जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। वो सिर्फ एक तंज के अंदाज में मेरा सवाल था नाजिया से। मैंने ये नहीं कहा कि आपने भड़काऊ बातें कही। नाजिया जी 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 जी, सूरा कुरान के सूरा 8 और सूरा अल अनफल में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, जो जंग बदर हुआ था, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई इस्लाम कबूल ना करे तो उसके घर को भी लूटो और उसकी घर की लौंडियों और बांदियों को। झूठ बोल रहे, झूठ मत फैलाओ, देश में गलत बयानी मत करो। ये कहा कि आज अमन का दिन है, आज सारे लोगों को आजादी है, ये बेवजह की बातें कर रही हो। नंबर बताया है। अरे उस सूरे में नहीं हुआ, वो वाकया हुआ है, सूरे में नहीं कुछ कहा गया। सूरा आई होगी बाद में, शान नुज़ूल बाद में होगा। आप गलत बयानी करके देश में क्या करना चाहती हैं नाजिया साहब? अरे मैं कह रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान ये कि बैतुल्लाह में छुप जाए वो अमन में, जो अपने घर में छुप जाए वो अमन में। औरतों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बूढ़ों को कत्ल नहीं। आप झूठ कर रही हो। एकदम चुप। नहीं, गलत बयानी करोगी तो बोलना पड़ेगा। लखनऊ से मौलाना जैद बोलता है कि 10 साल की लड़की एडल्ट होती है। पार्ट ऑफ द जोक, 10 साल की लड़की एडल्ट हो जाती है, उसका निकाह करना जायज है। ये जोक है जिंदगी के लिए। आप लोगों को मुसलमान लड़कियों की चिंता है, मौलाना अरशद मदनी को मुसलमान बच्चियों की चिंता है। अगर चिंता होती तो आज हम कहीं ना कहीं पहुंचे हुए होते, आज हम सफोकेटिव जिंदगी नहीं जी रहे होते। आपने हम लोगों को शिकंजे में बांध करके, बेड़ियों में बांध करके हमारी जिंदगी बर्बाद की है। और आज जब लड़कियां मुंह खोल करके, मुसलमान लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, तो ये इन
इन मौलानाओं को पसंद नहीं आ रहा है। मैडम, और कुरान की आयतें बताओ तो हिजाब इनको पहन के मिर्ची लगती है। 16 गोल्ड मेडलिस्ट लिए हिजाब पहन के। नहीं नहीं, आप एक गलत एक बयानी बात क्यों लेकिन कर रही सही हैं? है, एक अरे बात भाई, लेकिन सही पढ़ना है। अलग चीज हाजी है। खान जी 1 मिनट रुक जाइए, हाजी खान जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट समय दीजिएगा। पहले अजहरी साहब, इस देश में हिजाब पर खूब बवाल होगा, इस देश में 3 तलाक के लिए कानून आ जाए उस पर खूब बवाल होगा, जैसे सरकार ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हलाला की बात होगी तो अलग से मौलाना उठ खड़े होंगे, तमाम बातें हैं जिस पर मौलाना उठ खड़े होंगे। इन सब चीजों के बीच में अगर मदनी ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो 3 तलाक का समर्थन क्यों नहीं किया? कानून आया तब नहीं समझ में आया कि मुस्लिम लड़कियों को कौन टारगेट कर रहा है? देखिए मुस्लिम राकेश भाई, हमेशा मुसलमान मर्दों ने टारगेट किया है। मैं किसी के बीच में नाज़िया, आ रहा नहीं, हूं। अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोलिए, बोला हूं, बोलिए, मेरे अजहरी बीच साहब में कोई बोलिए, बोले फिर ना। दानिश आपके पास, ठीक है। मेरी बात राकेश भाई आपसे है, आप सवाल भी करते हो और आप भी झगड़ा करने लगते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपके मजहब के खिलाफ कोई बोलेगा या सरकार कोई कानून लेके आएगी या आपके मजहब के मामलों को बार बार दे देगी, तो आप भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? 3 तलाक कानून मजहब के खिलाफ था? अरे आप हमें बताइए ना, अरे 3 तलाक आपके पर मजहब कानून में मजहब क्या के हो खिलाफ रहा था? है? हम कभी झांकने के लिए गए अजहरी हैं? साहब आप ही के पास हूं। हमने कभी किसी साधु, नाज़िया, किसी नाज़िया, बाबा, एक मिनट। किसी के लिए कोई आवाज उठाई है? नाज़िया शांत रहिए। 3 तलाक हमें आप कानून मजहब के बताइए, खिलाफ था? हमने किसी पर अरे आवाज, आप घुमा फिरा के मैं कह रहा हूं, मुसलमानों के 3 खिलाफ तलाक पर बोलने कानून वालों मजहब को के ले खिलाफ आते हैं। था या मुस्लिम बेटियों, मुस्लिम औरतों की भलाई के लिए था? आपको सही जानकारी नहीं है। आप जो लोग कानून बना रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक यही लोगों को दिखाते रहे। उनके पास नहीं थी बुलेट ट्रेन, उनके पास नहीं था, उनके पास नहीं थी 200 करोड़ नौकरियां, उनके पास नहीं था कुछ भी। हमें आप बताइए नाज़िया, देखिए नाज़िया से मेरी कोई बात नहीं है। राकेश भाई सुन लीजिए, नाज़िया जैसी आजाद ख्याल लड़कियों को आप मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ दें। एक मिनट रुकिए। अच्छा रुकिए, 1 मिनट, शांत। स्वामी प्रसाद मौर्य नाज़िया और शांत, उनके आजारी और नाज़िया शांत होंगे, शांत जिन्होंने होंगे। सनातन अजहरी धर्म साहब, के अजहरी खिलाफ बोला साहब, है, मेरा सवाल उन्हें भी आप ले आइए अरे ऐसे ही। सुनिए ना, सुनिए सामने अरे सुनिए नाज़िया जैसी आजाद ख्याल लड़कियों को लेकर के अरे अजहरी साहब एक सवाल सुनिए, मुसलमानों को, अजहरी साहब, इस्लाम को टारगेट करवाते हैं। अभी नाज़िया ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप करवाते हैं। हम यहाँ तौहीन सुनने के लिए नहीं आए हैं। समझ में आया नहीं आपके? राकेश भाई, मेरी सबकी आवाज डाउन करिए। राकेश भाई, आप हैसियत में रहिए। मैं आपसे साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, आप ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली नमो नेहात मुस्लिम लड़कियों को ला करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा आपको। बहुत हो गया ये। राकेश भाई, कब तक आप इन आजाद पीसीआर आवाज डाउन करिए सबकी, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। अजहरी साहब, मैंने इसलिए आवाज डाउन करवाई क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। नंबर 2 बात, मेरी हैसियत मत देखिए ना, तो मेरी हैसियत देखने की आपके अंदर हिम्मत है तो एक बात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मेरी हैसियत मत देखा करिए, नंबर 1 बात। और कोई पैनलिस्ट मेरी हैसियत ना देखा करे। हैसियत देखने और दिखाने के लिए आपको डिबेट में नहीं बुलाते हैं। और नंबर 2 बात, आपने कहा कि नाज़िया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिला की कोई जगह नहीं है क्या? हमें मालूम है आप मुस्लिम विरोधी हो। नहीं, अरे मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं। आप झूठ बोलते हैं। आप हैसियत देखने की बात पर आ गए। आप कह रहे हैं नाज़िया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? या महिलाएं आजाद ख्याल की नहीं हो सकती है इस्लाम में? अपनी आवाज खोल करके रखते हैं, आप झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, दानिश ये नहीं बोलेंगे। दानिश अब रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए। दानिश इतनी देर से और बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। नाज़िया रुक जाइए। दानिश 2 बातें, रुक जाइए नाज़िया। क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? जो बात अजहरी कह रहे हैं कि क्यों इतना तूल दिया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है नाज़िया को, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ओवैसी साहब ने कही, ये बार बार दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, ये सब बातें करके लगता है कि मुसलमान आपके पक्ष में वोट करेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुभाष जी ने जो भाषा में बात कही, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये कहा कि जिनको परेशानी है वो चले जाएं। तो मोहतरमा, अगर आपको परेशानी है तो आप भारत से जहां जाना चाहे वहां जाएं। हम तो सन 47 में नहीं गए, तो अब 47 सेकंड भी बाहर नहीं जाएंगे अपनी मर्जी के बिना। नंबर 1 की बात। दूसरे नंबर की बात, अगर किसी मजहबी उलमा ने ये बात कही है एजुकेशन को लेकर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये बेचारे अंधभक्त हैं, ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन समझते नहीं हैं। बस वो अंधे में चले रहते हैं कि राम राज आ गया, राम राज। अच्छी बात है, राम राज आ जाए, राम राज के तरीके से आए, वो ज्यादा बेटर है। पर मुझे लगता है कि संविधान सबसे सटीक और सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपर है, और उसी संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक मिले हैं अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, रिलीजियस ग्राउंड पर भी और सोशल ग्राउंड पे भी। तीसरे नंबर की बात आपने कही कि भाई महिलाओं के, मुसलमानों के होने की बात कही। तो देखिए, मैं आपको बताऊं इसके अंदर में कि इस्लाम के अंदर में हमारे यहाँ महिला या पुरुष का 7 जन्मों का साथ नहीं होता। अगर कहीं किसी शौहर कोई शराबी मिल गया तो दानिश, ये सवाल ही नहीं था कि कितने जन्मों का साथ होता है। दानिश, सवाल ये था कि क्या इस्लाम में आजाद ख्याल वाली महिलाओं की जगह नहीं है क्या? मत करिए। सवाल ये जो हजारी साहब कह रहे थे नाजिया को लेकर। देखिए, सुनिए मेरी बात, शिवराज साहब की बात पूरी हो जाए, फिर आ रहा हूं। 1 मिनट सुनिए मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको जवाब दूं। सवाल यहाँ ये है, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दूं। सवाल यहाँ ये है कि इस्लाम अपने आप में आजाद है, लेकिन शरीयतन जो बैरिकेड्स हैं वो मेरे लिए भी हैं और महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुष के लिए भी हैं, तमाम लोगों के। लेकिन अगर तुम अल्लाह के रसूल के कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे या कुरान को कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, तो मुझे लगता है कि शायद उसी लहजे में हजारी साहब ने कहीं कहने की कोशिश की है, वो अपनी बात खुद रखें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आप देख लीजिए, जिस दौर में अल्लाह के रसूल ने नबूवत का वो ऐलान हुआ, सबसे पहले महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा जो सुनिश्चित की, वो आप देख लीजिए तारीख में और किसी मजहब में नहीं मिलेगी। आपसे कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए उनको। बात की जाए तो महिलाओं को सबसे आपकी बात पर जो आपने शुभराज साहब को कोट किया, उस पर कुछ कहना चाह रही है, फिर आप उनका जवाब दे दीजिएगा। शुभराज साहब। राकेश जी, मुझे लगता है दानिश जी की आदत हो गई है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो रखना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए भारत छोड़कर पाकिस्तान। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन उलेमाओं को ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से उनकी बेटियों की इज्जत नहीं मिल पा रही है उनको, या उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, या उनके लिए अलग स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं। वो उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा देश के सेक्युलर संविधान से संगत नहीं है। मैंने उनके बारे में कही, लेकिन दानिश कुरैशी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और जो ब्रीफ उनको देकर भेजा जाता है टेलीविजन चैनल पर, वो अपने ब्रीफ पर अमल करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। ये मेरे खिलाफ ही क्यों, ये नाजिया के खिलाफ भी बोलेंगे। ठीक है, आज आपके डिबेट में एक तेज तर्रार अच्छी अपने विचारों की प्रवक्ता को ऐसा कह दिया गया कि ये खुले ख्यालों वाली लड़की है। और क्या आप और हम राकेश जी नहीं समझते कि जिस भाषा में इसका प्रयोग किया गया उसका लोग में क्या होता है? थोड़ा समय कम है दानिश, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इस बात पे दानिश कुरैशी का तो मुंह नहीं खुला। तब तो इनको नहीं लगा कि हमारे समाज की एक मुसलमान बच्ची को यहाँ बैठ करके जो जवाब दिया है, मैं आपको बता दूं, दरअसल उनको ये पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। सुभाष जैसे लोगों की उन्होंने संविधान न समझा है न जाना है। आर्टिकल 30 अगर पढ़ लेती तो उनको ये समझ में आ जाता कि भाई अपने अपने इंस्टीट्यूट बनाने की सत्ताएं हैं, और वो सत्ताओं का इस्तेमाल करके चाहे मदनी जी हो चाहे ओवैसी साहब हो, हर लोग कर सकते हैं। लेकिन इनको आपत्ति है कि या तो इनको ज्ञान नहीं है, या तो फिर इस देश के अंदर में ध्रुवीकरण की राजनीति के जो एजेंडा लेके ये चल रहा है, उसके चलते ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इससे विशेष तो कुछ भी नहीं है। क्यों कोई चला जाएगा जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना सटीक है, सचेत है, जिसमें जगह है हमारे पास, तो क्यों कोई जाने की बात करेगा? और क्यों देश से जाने की बात करती हैं आप? आपको शर्म नहीं आती देश के नागरिकों के साथ में इस तरह की बदहाली की बात? प्लीज दानिश कुरैशी, ये शर्म मदनी को आनी चाहिए कि इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। किसी नागरिक के लिए नहीं, इस तरीके से कहना चाहिए था उनको। मैं नागरिक के लिए नहीं कह रही। नाजिया, आप ज्यादा खुले विचारों की हैं, ज्यादा आजाद ख्यालों की हैं। इस्लाम में पता नहीं आपकी कितनी जगह फिट बैठती है, नहीं बैठती है हजारी साहब के हिसाब से। हजारी साहब, नाजिया को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। नाजिया 30 सेकंड मामले में हमने जी ऐसा है कि मुझे जिस हिसाब से ये मौलाना साहब ने कहा है, अरे चुप हो जाइए दानिश जी, बहुत बोलते हैं। दानिश प्लीज
30 सेकंड जरा सुनने की आदत रखिए। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। मुझे पता है मुसलमान मर्द औरत को सुनना पसंद नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। 30 पारा कुरान है, 30 पारा कुरान है, और कुरान के 30 पारे में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, वो वर्किंग वुमेन थी, बिजनेस टाइकून चलाती थी, और उन्हीं के पैसे पर, बीबी खतीजा के पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार किया था। और वो जब कारोबार करती थी तो वो मर्दों से सबसे मिलती थी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जंग के मैदान में चली खड़ी हो गई थी जंग लड़ने के लिए, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बिना मर्द के बच्चा पैदा कर दिया, तो इतनी ताकतवर। मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त इतना ही। आज़िज़ खान जी नहीं आ पाऊंगा, अजहरी साहब नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अजहरी साहब ये नहीं कहना चाहिए था कि आजाद ख्यालों वाली महिला है नाजिया। तो आप महिला सशक्तिकरण में विश्वास ही नहीं रखते हैं कि महिलाएं आजाद ख्यालों की नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका टारगेट कहीं और पर होगा जिसका इशारा शायद शुभ्रा कर रही थी। तो ये सारी बातें सर सोच समझ कर बोला करिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।